नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 71 बीपीएससी पीटी का पेपर हो गया है और पेपर का स्तर कैसा था? तो पेपर कठिन था, टफ पेपर आया है। मॉडरेट टू टफ ही बोलूँगा मैं, आसान कहीं से भी नहीं है। आसान कौन सा सेक्शन है? तो अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो 3 सेक्शन जो है वो आसान है। एक हिस्ट्री का तुलनात्मक रूप से, इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री कुछ क्वेश्चंस कठिन हैं, बाकी एंशिएंट हिस्ट्री और जो हिस्ट्री का सेक्शन है वो तुलनात्मक रूप से आसान है। इसके अलावा ज्योग्राफी का जो सेक्शन है ये भी आसान पूछा गया है। बिहार स्पेशल भी मॉडरेट टू आसान ही है। बिहार स्पेशल में करंट अफेयर के कुछ सवाल जरूर ही कठिन पूछे गए हैं। कठिन क्या है? तो बहुत ही ज़्यादा कठिन पूछा गया है। जो एक तो है करंट अफेयर का सेक्शन, जिसमें अगर 30 सवाल आए हैं तो उसमें से 20 सवाल करीब में 20 से 25 सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो पहले के करंट अफेयर थे। जैसे 2020 के एक नीति का जो सवाल पूछा गया है वो 2021 का करंट अफेयर है। किस हिसाब से पूछा गया आई डोंट नो, कोई भी नहीं जानता, इतना तो प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से करंट अफेयर के मैक्सिमम सवाल 2023 के करंट अफेयर, 2024 के शुरुआत के करंट अफेयर से पूछे गए हैं। इस साल के भी करंट अफेयर पूछे गए हैं, इस साल के भी हैं। कई सारे सवाल हैं, कई सारे तो आपको हाल फिलहाल के एमसीक्यू वीडियोज़ में दिख जाएंगे, लेकिन पहले के सवाल अधिक पूछे गए हैं। साइंस का जो सेक्शन है इसमें बीपीएससी बोलती तो है कि भाई 10th तक का सिलेबस है, लेकिन 10th तक का एनसीईआरटी बेस्ड साइंस का सवाल कहीं से भी नहीं पूछा गया है। कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, साइंस आपको हमेशा ही लगता है कि नया प्रकार का सवाल है। ऊपर से पता नहीं क्या है, बीपीएससी ने जितने एग्ज़ाम लिए इस साल में सब में उसने न्यूमेरिकल डाला हुआ है। साइंस में इस बार तो 5 न्यूमेरिकल दिए गए हैं। क्यों बच्चों से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना चाहते पता नहीं, लेकिन बीपीएससी ने 5 सवाल पूछे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। तो साइंस और करंट अफेयर का जो सेक्शन है, कितने सवाल करीब में, तो 60 प्लस में 60 से 70 सवाल जो हैं अप्रॉक्स 50% पेपर का वो कठिन से मॉडरेट है, और जो बाकी 50% है पेपर का सेक्शन वो मॉडरेट टू आसान भी है। बिहार स्पेशल 100% पीवाईक्यू से पूछा गया है। बिहार स्पेशल स्टैटिक जो है, हिस्ट्री स्टैटिक जो है वो पीवाईक्यू से पूछा गया है, उसमें नए चीज़ नहीं है। हल करते कि एक सवाल को, और कट ऑफ का क्या है भाई, कट ऑफ का क्या रहेगा, किस प्रकार से करें। तो पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं कि डीमोटिवेट अगर आप हो रहे हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। पिछले साल से कट ऑफ कम ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। इसलिए पिछले साल जब 70 बीपीएससी पेपर का हुआ था, जब सब लोग उसको आसान बोल रहे थे, तब उतना कम कट ऑफ गया था। तो इस बार आप सोच ही सकते कितना कम जाएगा कट ऑफ। -1/3 नेगेटिव है, और जम के लोगों के नेगेटिव लगे होंगे, क्योंकि डेटा आधारित इतने सारे सवाल पूछे गए हैं ना, इतने सारे डेटा आधारित सवाल पूछे गए हैं कि आता हुआ सवाल ही बच्चों ने गलत किया है। और सबसे खतरनाक जो चीज़ साबित हुआ है वो है ऑप्शन डी, ऊपर में से एक से अधिक इतने सारे सवालों का जवाब है ना डी आंसर, कि कोई तुक्का अगर मार के जाता डी तो भी पास हो जाता है ना। तो इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए और कृपया मेंस के लिए कंटिन्यू कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि नहीं अब मेरा नहीं होगा, निराश होकर के बैठ गए, ये सबसे गलत चीज़ होगा। कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, पिछले साल से कम ही जाएगा। इसलिए कृपया करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि सबके ऐसे ही लगे हुए हैं जिस प्रकार से आपका हाल है। पहला सवाल देखिए क्या है, मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच विद्यमान है? तो दरअसल फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, तो पर्सिया की खाड़ी, फारस की खाड़ी जिसको कहा जाता है, और ओमान की खाड़ी के बीच में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्राउंड जीरो किसको कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क में है ग्राउंड जीरो, इसका आंसर सी बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, करंट अफेयर के कुछ सवाल के आंसर तो हम भी नहीं निकाल पाए अभी भी, क्योंकि इतना डीप पूछा है कि उसको बैठ करके पढ़ना पड़ेगा 1 घंटे जाके, तब जाके उसका आंसर निकलेगा। कोई मैं इसमें आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि हमसे भी नहीं हल हो पा रहा, नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किसी टॉपिक के इतना डीप चला गया है बीपीएससी कि कहाँ से उसको कोई तैयार करेगा। बिहार स्पेशल का एक सवाल है, मैं आपको दिखाऊंगा। निम्न से कौन सा स्थल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य नहीं है, स्थल डमरू मध्य है, जो कि डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पर है? तो इसको बोला जाता है क्रा स्थल। यह थाईलैंड में स्थित विद्यमान है, थाईलैंड में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, लडंग संदर्भित करता है, तो यह स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि को संदर्भित करता है।
दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली द्वीप है, इसके बारे में पढ़ाया भी था हमने। और यह कहाँ पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित द्वीप है असम में। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सी है, तो सबसे बड़ा है गंगा की बेसिन। गंगा की बेसिन सबसे बड़ी है। उसके बाद से इनमें से अगर पूछा जाए तो गोदावरी हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। गोदावरी नदी बेसिन सबसे बड़ी है। निम्न से इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। निम्न से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है, तो देवप्रयाग इसको कहा जाता है बंधुओं, देवप्रयाग इसको कहा जाता है। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी हैं। भारत में दो ज्वालामुखी हैं, एक है नारकोंडम और एक है बैरन। बैरन जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकंडम जो है यह मृत ज्वालामुखी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला है, ये तो आसान सवाल हो गया, खेलकूद की सामग्री को। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र, तो यह शिमला में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। शिमला में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और शिक्षा परिषद जो है उसी के तहत में ये स्थित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो कान्हा तो मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कान्हा मध्य प्रदेश में है। एक चीज़ और है यहाँ पर, जिसको ये एफ सेक्शन वाला, ये एफ सेट पहले मिला होगा, ये एफ सेट जिनको मिला होगा, जिनमें पहले इस प्रकार के सवाल हैं, उनका अच्छा पेपर गया होगा तुलनात्मक रूप से। वहीं पर जिनके पेपर में शुरुआत में साइंस और करंट अफेयर के सवाल होंगे, उनके पेपर खराब गए होंगे तुलनात्मक रूप से, कंपेयर अगर करें तो हम। क्यों? क्योंकि पहले में ही ऐसे खतरनाक क्वेश्चन दिखते, सारा कॉन्फिडेंस बच्चों का वहीं पर मर जाता है। तो इसलिए भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि करंट अफेयर और बहुत ही कठिन बनाए गए हैं। लोकतक क्या है, तो एक झील है मणिपुर में। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, तो फिलहाल में तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। कैमूर में दूसरा बनाए जाने की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक बनी नहीं है वो। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा बिहार का एक राज्य पशु है, तो यह कौन सा हो जाएगा, बैल हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना किस वर्ष हुई है, तो 2008 में इसका पुनः स्थापित किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, कैमूर जिला से है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार संपूर्ण भारत का 95% पायराइट उत्पादित करता है। 95% इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, ये तो बहुत बार पूछा है, जमुई जिला हो जाएगा इसका आंसर। बिहार का अधिकांश भाग निम्न से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। मानसून जहाँ भी दिख रहा था वहाँ पर आपको टिक कर देना चाहिए था। गर्म और शुष्क, तो ये तो राजस्थान हो गया भाई, गर्म और शुष्क मरुस्थल ये भी नहीं है। सवाना, सवाना कहाँ से बिहार में पाई जाएगी, मानसून हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उससे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल क्या होगा, ये न्यूमेरिकल पूछा गया। 200 न्यूटन का घर्षण बल होगा। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से, मतलब फिक्स त्वरण से लुढ़कना शुरू करती है। 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, तो 14,000 न्यूटन होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। दरअसल एस बराबर UT प्लस हाफ AT हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ से ए निकल कर आएगा, ए निकल जाएगा, उसको फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन में कर देंगे तो 1400 न्यूटन। इसका आंसर डी आ जाएगा। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी हो जाएगी, तो 9 गुना 10 की पावर 8 हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल के सवाल हैं बंधुओं, सॉल्व करना इसको, ये नहीं देना चाहिए, पता नहीं क्यों देता है BPSC। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, बहुत बार मैंने पढ़ाया, जिस माध्यम का डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर ध्वनि की चाल ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें से स्टील इसका आंसर हो जाएगा। इसका सी आंसर हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। लगातार कम होती जाती है, ऐसा क्यों होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन, बिल्कुल भी नहीं। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है तो इन दोनों में से एक ही होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं है तो मतलब ए या डी, बी या सी में से कोई एक आंसर निकलेगा, क्योंकि ए जो कह रहा है डी उसको काट रहा है, बी जो कह रहा है सी उसको काट रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बैलों की एक जोड़ी खेत जोते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की जोतने में किया गया कार्य कितना होगा, तो 2100 जूल हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो P बराबर क्या होता है भाई, I² होता है। I² होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, IR² नहीं हो सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए V बराबर IR होता है,
है ना। P बराबर क्या होता है, VI होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें V की जगह पर IR रख के देखिए तो आपका आंसर निकल करके आ जाता है। इसका आंसर B हो जाएगा। निरूपित नहीं करता पूछा गया है, इसका आंसर B होना चाहिए। किसी के आंसर पर कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ ऐसे सवाल थे साइंस में जो कभी गलत नहीं करने चाहिए, तो वो ऐसे ही सवाल थे जिसको आपको गलत नहीं करना चाहिए था। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति फ्यूज होती है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज जल जाता है, जिससे बच जाता है अपना उपकरण। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्दों से 3 एक प्रकार की समानता है, चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात करें। दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, पारदर्शी यंत्र, ये तीनों देखने वाले यंत्र होते हैं। वहीं पर स्टेथोस्कोप जो होता है यह सुनने वाला होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है यहाँ से रीजनिंग के सवाल हैं। वैसे 32 का आंसर ए हो जाएगा, है ना। निकालिएगा, रीजनिंग स्किप करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। जीएस के सवालों पर चलते हैं, जहाँ पर सवाल दिए गए हैं जीएस के। देखिए क्या है। 38 में राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं। तो बिहार के खिलाड़ियों ने टोटल 12 पदक जीते थे बंधुओं। इसमें 1 गोल्ड था और 6 रजत था 6, और 5 जो था यह कांस्य पदक था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कोसी मेची लिंक परियोजना से कौन कौन से जिलों को लाभ होगा, ये सब सवाल गलत नहीं होने चाहिए थे। अगर आपको मेरी बातों का बुरा लग रहा है तो मैं सॉरी बोलूँगा आपको, लेकिन ये सब सवाल गलत नहीं होने चाहिए थे। हर पेपर जो एग्ज़ाम का होता है ना बंधुओं, वो कठिन ही होता है, लेकिन हर पेपर में इतने सवाल होते हैं जिसको सही से हल करके कुछ मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। और अगर आपने वो आसान सवाल वगैरह भी गलत कर दिया तो फिर आपके वहाँ पर गुंजाइश कम हो जाती है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। कोसी मेची लिंक परियोजना तो इतनी बार हमने पढ़ा है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार हो जाएगा। अगर आप ये भी याद रखते कोसी नदी के पूरब का क्षेत्र होगा तो भी आप इसका आंसर निकाल ले जाते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। किन भारतीय भाषाओं शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इन तीनों को, क्योंकि मराठी, बंगाली, इन सबको हाल ही में दिया गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी। तो ये दिया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने दिया था। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने दिया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ाया भी था मैंने। प्रधानमंत्री जी खुद आए थे मधुबनी, याद कीजिए, और उन्होंने वहाँ पर सेलिब्रेट किया था मधुबनी के झंझारपुर में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना, उसका मानचित्रण करना। अफ्रीकान्स से अभिप्राय किन लोगों से हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह जो वहाँ पर बस गए उन्हीं से है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि उस 16वीं सदी के बाबरी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फॉर इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है राजों की बावली। इसका आंसर बी हो जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है। तो इनका नाम है एरिक एडम्स। इसका आंसर बी हो जाएगा। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेंट का अस्थाई नारा क्या था। तो इसका अस्थाई नारा जो था यूनाइटेड वर्ल्ड म्यूजिक। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है। बहुत ही शानदार सवाल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कठिन सवाल है। इसका ए भी सही है बंधुओं और सी भी सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। और इस डी के कारण से ये सब सवाल और खतरनाक बन गए। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था बंधुओं, दिल्ली में। तो यह गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। 2024 बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी थी। ये करंट अफेयर के वो कठिन सवाल है ना, चाहे पिछला हो, G18 वाला हो, G20 वाला हो या ये हो, ये सब करवाया है मैंने, है ना। खैर चलिए, अभी ये गिनवाने का समय नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। विकसित देशों 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम 300 बिलियन देने की अपील की गई है, ये इसका सही हो जाएगा। ये जो 2030 दिया हुआ है ना जीवाश्म ईंधन को खत्म करने का, ये दुबई कॉप 28 में यह समझौता हुआ था कि 2030 तक जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये दुबई कॉप 28 में यह समझौता हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा।
2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया? तो यह न्यूज़पेपर डिस्कशन में हमने पढ़ा था। इसका आंसर हो जाएगा याला ग्लेशियर। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई है? ये न्यूज़पेपर डिस्कशन में हमने पढ़ा था जब GHDI आया था इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 72 वर्ष। फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। इसके लिए मैंने ये भी पढ़ाया था, सबसे लास्ट जो करंट का वीडियो उसमें यही पढ़ाया मैंने। ये भी बताया था कि भारत ने इसकी सह अध्यक्षता की थी और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की यात्रा की थी। 96वें अकादमी पुरस्कार एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए दिया गया है? तो इस फिल्म का क्या नाम था? इस फिल्म का नाम था पुअर थिंग्स। अगला है 59 नंबर कि किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर पुरस्कार का पुरस्कार जीता है? तो यह कच्छ एक्सप्रेस है जिसको पुरस्कार मिला है। निम्न से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रमन मैगसेसे मिला है? तो रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को मिला है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आकाश तीर सिस्टम, इसके बारे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 लेक्चर मैंने लिए थे। खैर आ जाइए यहाँ पर देखिए क्या है। आकाश तीर भारतीय सेना का एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, बिल्कुल सही है। यह व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है, यह भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत के स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? एक लेक्चर ही मैंने लिया था ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात, जिससे मैंने ये आपको बताने का प्रयास किया था कि कौन कौन से हमारे स्वदेशी उपकरण यूज किए गए हैं। तो MBT अर्जुन जो टैंक है वो भी, और उन्नत टोप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS जो है, ये दोनों हैं। F-35 तो अमेरिका का है। इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा 27 जनवरी। बनु मुश्ताक की किस पुस्तक, मैंने ये पढ़ाया था और उस दौरान मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो पुस्तक है जिसका नाम है हार्ट लैम्प, इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है? इस पुस्तक में उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के जो रूढ़िवादी समाज में वो किस प्रकार के चैलेंजेस का सामना करती हैं इसके बारे में उन्होंने लिखा है। बनु मुश्ताक जी ने कर्नाटक की हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्व नदियां भारत को आवंटित की गई हैं। निम्न से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? सवाल अगर जिसने गलत नहीं पढ़ा होगा ना, सब ने गलत मारा होगा, लेकिन जिसने सवाल सही से पढ़ा होगा वो गलत नहीं मारा होगा। सवाल जिन्होंने गलत पढ़ा होगा उन्होंने डी मारा होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल क्या पूछा है? सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ भारत को आवंटित की गई हैं। भारत को जो 3 आवंटित की गई हैं कौन कौन से भाई? तो रावी, सतलज, ब्यास। उनमें पूछा है कि कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो झेलम उसमें शामिल नहीं है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। कुछ सवाल बिल्कुल गलत नहीं करने चाहिए थे। अब ये जो सवाल है 66 नंबर, ये सबसे कठिन सवाल है इस पेपर का, बहुत ही कठिन सवाल है। इसका आंसर निकालने में हालत ख़राब हो जा गया। देखिए क्या है, UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्न से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार से निकाला जा सकता था कि कुपोषण तो होगा ही होगा, आंसर कुपोषण तो होगा ही होगा, और महिला साक्षरता तो होगा ही, महिला साक्षरता तो होगा ही। तो यानी कि कुपोषण, महिला साक्षरता होगा। पुरुष निरक्षरता के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है, पुरुष निरक्षरता के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई थी, इसलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से ए होगा। बाकी BPSC इसका सही आंसर बता पाएगी। इसका आंसर ए होना चाहिए, ए होना चाहिए। निम्न से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024 के दौरान भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख व्यक्तियों में शामिल नहीं थी? अप्रैल से सितंबर के बीच में पूछ रहा है, अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच में पूछ रहा है। तो जब इसका आंसर अभी सर्च किया मैंने, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक दिया हुआ है, क्योंकि चावल भी, बासमती चावल भी, देखिए चावल तो है भारत का टॉप एक्सपोर्ट, लेकिन बासमती चावल है या नहीं ये कहीं पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। ए और बी इसका आंसर तो नहीं ही होगा, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। इसका आंसर सी होना चाहिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। सही गलत यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा है, ना तो सही पूछा है ना तो गलत पूछा है। क्या बोल के छोड़ दिया है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। उसके हिसाब से अगर देखें तो पहला है कि देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है, बिल्कुल भी नहीं, यह 25.17% है। दूसरा है कि सबसे बड़े
वन क्षेत्र वाले शीर्ष राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर हैं, जबकि नहीं है। झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़ है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान आएगा। राजस्थान में वृक्षावरण सबसे ज़्यादा कैसे हो जाएगा भाई, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर, ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो गलत पूछा है इसने, ना तो सही पूछा है इसने। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार और बस बोल के छोड़ दिया गया है। तो इसका आंसर तो बीपीएससी ही क्लियर करेगी, क्योंकि ना तो सही पूछा है ना गलत पूछा। अगर गलत पूछता तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाता, अगर सही पूछता तो इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए था। यहाँ पर इसका आंसर क्लियर नहीं है। आप भी एक बार मैच कर लीजिएगा। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्न से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो इसका आंसर जो कहीं कहीं पर दे रहा है वो आयरलैंड दे रहा है, नहीं तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं इसका आंसर होना चाहिए था। तो इसका भी स्पेसिफिक आंसर तो नहीं मिल पा रहा है। इसका आंसर मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। 70 नंबर सवाल है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्न से कौन से कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। पहला है कि क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। या माता पिता बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, ये भी सही है। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला है किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय है यह। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़कों की लंबाई थी? तो यह राजस्थान राज्य था। इसका आंसर ए हो जाएगा। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्न से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो RBI और नाबार्ड को प्रस्तुत किए जाते थे पहले, लेकिन अब KRP नामक एक पोर्टल बन गया, इसलिए अब KRP पर ही डायरेक्ट जाता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो क्या वो पूछा भाई, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सही गलत यहाँ पर भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसका आंसर। दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। तो बढ़कर नहीं हुआ था, ये घट गया था। दरअसल में सितंबर में 700 से ज़्यादा थे हमारे पास, 700 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का हमारे पास विदेशी मुद्रा धन था, जो दिसंबर 2024 तक घट गया। तो बढ़कर नहीं होगा, घटकर हो जाएगा। दुनिया में 7वें सबसे बड़े नहीं, दुनिया में 4th सबसे बड़े हैं। इसका 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के BOP घाटे के कारण कमी आई। तो हाँ, बिल्कुल सही, C इसका आंसर हो जाएगा। इसका C आंसर हो जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार निम्न से किस राज्य ने 19-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया है? तो यह जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला है कि प्रदर्शन, उपलब्धि, व्यापार, PAT योजना, मिष्टी पहल किसके लिए था? आपको याद होगा, मैंग्रोव के लिए, लाइफ पहल और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इस सब को मैच कर सकते थे आसानी से। बहुत आसान सवाल था यह, ध्यान से एक बार देखने की ज़रूरत थी भाई। अगर आपको ये भी याद होता कि लाइफ जो योजना है, लाइफ जो प्रधानमंत्री मोदी जी का इनिशिएटिव है कि भाई लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये ग्लासगो में 2021 में शुरू किया गया था। अगर आप इसको भी मैच कर लेते तो आपका आंसर निकल करके आ जाता। ये आपका आंसर निकल के आ जाता, C का 4 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर C हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार इसका आंसर ए हो जाएगा। वर्ष 21-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं का श्रमबल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं है? तो यही सवाल 2021 के जनवरी से सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एक राष्ट्र एक सदस्यता और अटल इनोवेशन मिशन इसका हिस्सा नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 20-21 में डैश से बढ़कर 22-23 में 27.3% से 30.1% हो गया है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेटा आधारित इतने सवाल हैं कि आप अभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, कितना भी पढ़ लें तो। इसलिए कट ऑफ कम जाएगा। निश्चिंत होकर के मेंस की तैयारी में लगें, इधर उधर की चीज़ों में समय बर्बाद ना करें, ये ज़्यादा सही रहेगा। भारतीय सीमेंट उद्योग के बारे में निम्न से कौन से कथन सही है? भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? नहीं, चीन सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दूसरा तो वैसे ही हट जाएगा भाई, दूसरा तो वैसे ही हट जाएगा।
भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास में स्थित है। बिल्कुल भी नहीं, कच्चे माल के करीब में ही बनाए गए हैं, कच्चे माल के करीब में बनाया गया है, इसलिए इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 81 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़े वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्न से कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना ये इसका हिस्सा नहीं है, इसका आंसर सी होना चाहिए। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? 83 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 23-24 बिहार का GSVA स्थिर मूल्य पर तृतीय क्षेत्र का अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% थी, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। बिहार का जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, तो 84 का आंसर हो जाएगा 2 और 3, इसका आंसर सी हो जाएगा। PLFS 2023-24 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन बिहार महिलाओं के बीच रोजगार के प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायक के रूप में काम करती हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है किसमें? लोकसभा के सचिवालय की स्टाफ की 86 का आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति में। अगला सवाल है कि भारत का महान्यायवादी 87 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है भारतीय, ये क्या था ऑप्शन है? भाग ले सकता है, भाग नहीं, भाग ले सकता है। अगला है भारतीय संविधान विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार करें, निम्न से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 हो जाएगा। वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण हो जाएगा। निम्न से कौन सा नीति निषेध तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो नहीं है पूछ रहे, तो समान नागरिक संहिता जो है ये गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा यहाँ पर। बाकी पंचायतों को तो काट ही दीजिए और काम का अधिकार ये भी काट दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। अगला है निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, बी, सी और डी सही दिया हुआ है। केंद्र सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से किया जाता है। कैबिनेट सचिव का परामर्श कोई आवश्यक नहीं होता है, दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है, ये पूछा जा रहा है। 92 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किया जा सकता है, यहाँ पर यह सही दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। कौन सा औचित्य को ध्यान में रखना होता है? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। सामान्य जन के हितों का संरक्षण हो और राज्य के नीति ने सिद्धांतों को, ये तो तीसरा है, दूसरा हो जाएगा विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो, तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। चौथा जो कथन दिया हुआ है कि सामूहिक हित बेहतर नहीं है, बेहतर है, सामूहिक हित बेहतर होता है, इसीलिए उसको लागू किया जा सकता है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो संसद के विधि द्वारा किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। आहूत करने का मतलब होता है शुरू करना, दीक्षांत का मतलब होता है अंत करना, दीक्षांत का मतलब होता है अंत करना, है ना। स्थगन से सत्रावसान, विघटन सदन को समाप्त करना। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, तो चौथा तो पूछ रहा है सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है। स्थगन सदन के नेता के द्वारा किया जा सकता है, इसका आंसर वैसे तो 1 और 4 होना चाहिए था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर डी हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, सदन का नेता स्थगन नहीं कर सकता है, सदन का नेता अर्थात प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका आंसर डी होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगले पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है।
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग, इसको बोलते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसको कहा जाता है। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है भारत की निर्यात क्षमता वृद्धि और उद्योग से निर्यात में, घरेलू उत्पादन, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही है यहाँ पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभागी करने योग्य बनाना, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है निंदा प्रस्ताव के बारे में सत्य क्या है? यहाँ पर 99 का आंसर क्या हो जाएगा? यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है, यही सत्य है इसका। 100 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए आप दोनों के पास में जा सकते हैं। 0.1 NHCl का समाधान pH मान है लगभग में। एक बार अगर याद हो आपको तो मैंने आपको बोला था pH निकालने के लिए लॉग का फार्मूला लगाना पड़ता है, लेकिन BPSC ने उसी लॉग के फार्मूले पर सवाल पूछ लिया है। अब इसमें आप निकालते रहिए, है ना। इसमें आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, इसका आंसर सी हो जाएगा। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यूरोपियन डोप्ड स्टेंटियम एल्यूमिनेट। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है? तो इंडियम टिन ऑक्साइड हो जाएगा। कार्सिनोम के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा? प्लैटिनम का उपयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो लेवोनोग्रोस्ट्रेल, इसका आंसर बी हो जाएगा। तेल को गैल्वेनाइज आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? गैल्वेनाइज में रखेंगे तो गैल्वेनाइजेशन के लिए क्या यूज किया जाता है? तो जिंक का यूज किया जाता है, जैनन का, जिंक का। तो जिंक के साथ अभिक्रिया करके यह जहरीला बना देता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए टेट्राएथिल लेड का उपयोग किया जाता है। PHBB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या होगा? 108 का आंसर क्या हो जाएगा? पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइड CO3 हाइड्रोक्सी वेलडेट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनसे स्रावित होता है हार्मोन्स, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, etc। निम्न से कौन सा शब्द हर्पीज सिप्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? बातचीत नहीं होगा, संबंधों को दर्शाता है। तो परजीविता होता है, ये वायरस मानव को नुकसान पहुंचाता है और हमारे शरीर में रहकर खुद को बेनिफिट पहुंचाता है। तो परजीविता इसको कहते हैं। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी में कौन सा आता है? यह IgM आता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड प्रोटीन के विभिन्न संयोजन से, जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंगों के लिए विशिष्ट होते हैं। निम्न से कौन सा एक नॉन सेंस कोंडन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? UAA हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण को यह रोकता है। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियों को क्या कहा जाता है? लुप्तप्राय कहते हैं, इसको हम लोग लुप्तप्राय कहते हैं। निम्न से कौन सी खरीफ फसल है? तो इसमें से गन्ना हो जाएगा। खरीफ जिसको अभी बोया जाएगा और दिसंबर जनवरी के आसपास काटा जाएगा। पौधों में जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम क्या होता है भाई? तो पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करना, इसका आंसर सी हो जाएगा। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक की विशेषता का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इनका नाम था APD कोंडोले नाम था इनका, इसका आंसर सी हो जाएगा। आम में हम जो भाग खाते हैं तो आम के मध्य का भाग हम लोग खाते हैं, तो मध्य फली भित्ति हो जाएगा। न तो बाहरी छिलका खाते हैं, न तो आंतरिक गुठली खाते हैं, हम लोग मध्य का भाग खाते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, PYQ। माइक्रोराजा संबंधित पौधों का लाभ क्या है? तो खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा मिलती है उनको। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने पहली बार उदारवादियों पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत दिया था? तो लाला लाजपत राय थे। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग पर। रास बिहारी बोस 1912। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर हरदयाल को मिला था। भारतीय दर्शन एंड संस्कृत के प्रोफेसर बने थे ये। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम किया था। तो इसका नाम था थियोडोर बैक। इसने मुस्लिम सांप्रदायिकता खूब बढ़ाया था, कॉलेज का प्रोफेसर था, लोगों को जहरीला बना दिया इसने। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था महात्मा गांधी जी ने।
किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों को कि किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो साइमन कमीशन था या साइमन कमीशन। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, 70 बीपीएससी तक में हिंदी भाषा इतना ख़राब नहीं दिखता था बीपीएससी का जितना अब दिखता है। हिंदी भाषा बिल्कुल ही ख़राब हो गया बीपीएससी का, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। बच्चे आते हुए सवाल भी नहीं कर पाएंगे, इतना ख़राब हो गया है। तो अब उसका क्या कारण है पता नहीं, लेकिन हिंदी भाषा से कुछ ज़्यादा ही है, बहुत ख़राब भाषा हो गया है। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली का प्रसिद्ध नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस थे। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसने बांटो और छोड़ो के नारा को बुलंद किया? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना था। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्य को मूर्त रूप दिया था? तो 1947 का अधिनियम था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो एनी बेसेंट थी। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो महात्मा गांधी और भारत सरकार के बीच में। बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता सहजानंद सरस्वती महोदय। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए गोराखरी के रघुनाथ सिंह। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। मार्च 1939 से बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। हाँ, वही तो होंगे। अगला है, कर्ण सुवर्ण प्राग ज्योतिष गिरनार प्रतिष्ठान। गिरनार को भी अगर आप गुजरात से मैच कर लेंगे या प्रतिष्ठान को महाराष्ट्र से, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। सी का 2 होना चाहिए। सी का 2 देखिए एक ही में दिया हुआ है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आसानी से मैच हो रहा है यह। निम्नलिखित में कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो गार्गी उत्तर वैदिक युग से जुड़ी हुई हैं, उत्तर वैदिक युग से। ये सब महिला विदूषिकाएँ हैं उस जमाने की। इसका आंसर बी हो जाएगा बंधुओं। अगला है कि चोल गंगम झील तो किसने बनवाया था? राजेंद्र चोल ने। मैंने पूरा किस्सा बताया था एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे कि गंगाजल लेकर गया बंगाल से और वहाँ पर गंगई कोंड चूड़नपुर में स्थापित किया। बिल्कुल सही है ना। उसके अलावा सुदर्शन झील तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए का 3 होना चाहिए और डी का 1 होना चाहिए। डी का 1 किस में दिया हुआ है? तो सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शासक में किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोदी था और 30 वर्षों तक शासन किया था। ये सब सवाल आसान होते हैं बंधुओं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। शुंग, मौर्य, कुषाण, कण्व। तो सबसे पहले मौर्य आ जाएगा। सबसे पहले मौर्य देखिए कहाँ पर है? इसमें है भाई, सॉरी इसमें नहीं है, ये तो सबसे पहले शुंग हो जाएगा। इसमें सबसे पहले मौर्य इसमें है, इसमें है। मौर्य के बाद कौन आ जाएगा भाई? शुंग आ जाएगा। तो 2 के बाद 1 इन दोनों में है। उसके बाद से देखिए कौन आ जाएगा? कण्व आ जाएगा। तो 2 के 1 4 इसमें है, इसका आंसर सी हो जाएगा। देन कुषाण आ जाएगा। निम्न से कौन सी तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई? तो साहित्य लहरी या सूरदास महोदय का है, सूरदास जी का है, ना कि तुलसीदास जी का। अगला है काबुली बाग मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा और इलाहाबाद का किला, एतमादौला का मकबरा। तो इसको मैच करना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, उसके अलावा सी का 3 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। एतमादौला का मकबरा पहला मकबरा है जिसमें पित्रादुला शैली का उपयोग किया गया है। निम्न से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। जेम्स अगस्टस की कलकत्ता क्रॉनिकल, ये गलत दिया हुआ है। अगला है बाबर, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। अब बाप बेटे का नाम आपको ढूंढना है। आसानी से मैच करते थे। शाहजहां के बेटे का नाम मुराद था, औरंगजेब था, ये सब इसी के बेटे थे। तो सी का 4 होना चाहिए। सी का 4 1 में ही दिया हुआ है। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? चतुर्थ हुआ था कश्मीर, कुंडलग्राम में हुआ था। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्न से कौन से कथन सही हैं? तो सभी यहाँ पर सही दिए हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए। जनवरी 1941 वह घर में नज़रबंदी से भाग निकले। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो कौटिल्य नहीं थे, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे, नालंदा में नहीं थे। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नंद कुमार को मृत्युदंड, तो यह कर्नवालिस के समय में दिया गया था, 1775 है। हाँ, सालवाई की संधि, ये सब करवाया हुआ है। 1760 में वांडी भाव, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में, याद होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, मैंने आपको बताया भी था। वेलाजली आ गया था इस समय में, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो पूरा क्लास पढ़ाया है मैंने,
हिस्ट्री रिवीजन सीरीज जा कर के देखिएगा, पॉलिटी रिवीजन सीरीज जा कर के देखिएगा। तो अब ठीक है, 148 का आंसर सी हो जाएगा। 149 बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्र में सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ? तो बिहार बंधु था, बंधुओं 1872 ईस्वी है। बिहार हेराल्ड तो 1875 ईस्वी का है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। देखिए चंपारण सत्याग्रह, आज़ाद दस्ता, तो आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। तो बी का 1 देखिए किस में है, इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से मैंने हल करवा दिया है। अब जरा सा 1 मिनट बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ जो पिछले साल गया था, पेपर की स्थिति को देखा जाए, करंट अफेयर और साइंस, इन दोनों के सवाल भी कोई कम नहीं है, अच्छी खासी मात्रा में पूछे गए हैं। अप्रॉक्स 60+ क्वेश्चंस इन्हीं दोनों सेक्शन से आए हैं, यानी कि अप्रॉक्स 50% पेपर, इसलिए पेपर कठिन है, कट ऑफ कम जाएगा। इधर उधर की बातों में, इधर उधर के वीडियोज़ में, प्रोपागेंडा में मत पड़िएगा, चुपचाप अपने इत्मीनान से मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। मैं हर बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, और हर बार रिजल्ट के बाद मेरे पास रोते हुए कुछ बच्चे आते हैं कि पीटी तो पास हो गया, मेंस नहीं हो पाएगा। तो अभी से आपके पास मौका है, जनवरी मेंस होगा, तो कृपया करके मेंस के लिए शुरू कर लीजिएगा। अगर नहीं भी होता है तो भी आपको मेंस की ही तैयारी करनी है। मैं भी आंसर राइटिंग वगैरह करवाऊंगा, 20 सितंबर के आसपास शुरू होगा, लेकिन कृपया करके प्लीज़ मेंस के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। 1-2 दिन आराम कर लीजिए, लेकिन फिर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। मत देखिए कि आपके 60 नंबर आ रहे हैं कि 70 नंबर आ रहे हैं, चमत्कार हो जाता है भाई, आप 69 नंबर में ही बच्चों की पीटी सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका नहीं होगा या होगा भी डिसाइड हो जाता है। जो भी ऐसा कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। कट ऑफ पिछले साल से कम ही जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ना तो मेरा कोई मेंस का ऐसे बैच चलता है कि मैं कट ऑफ कम करके बचाऊँ कि सारे मेरे बैच में एडमिशन ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं रहता मेरा। पैसा बाद में आता है, पहले सही गाइडेंस आता है। सही गाइडेंस यही है कि तन मन धन से मेंस की तैयारी में लग जाओ गुरु, क्योंकि अगर 1% भी चांस होगा ना पीटी में सिलेक्शन का, और हो गया ना सिलेक्शन, तो फिर मेंस नहीं हो पाएगा, फिर ज़्यादा अफसोस होगा, है ना। तो थैंक यू सो मच आप सभी का।